Good morning class 8. How are you all? I hope you all are fine. So class 8 ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको कवर करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। क्लियर? और लास्ट में क्विक क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप सभी करते हो, लेकिन एक प्रॉपर वे जो होना चाहिए जिसमें आप एक भी या आधा भी मार्क्स आप अपना डिडक्ट ना करा पाओ, ऐसा मेथड मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, उनके लिए कैसे अप्रोच करना है। क्लियर? तो ये चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें अभी तक आपने सारे स्टेप्स पढ़ लिए स्टोरेज तक। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिसमें आप पढ़ोगे यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। नेक्स्ट आप पढ़ोगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स में आपको बताऊंगी क्या होते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्लियर? ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल से रिलेटेड है। इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है कि क्रॉप्स को लगाया कैसे जाता है, स्टेप्स क्या थे, सॉइल प्रिपरेशन से लेके स्टोरेज तक के। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मराइन फूड यानी कि एक्वेटिक फूड जो होते हैं, ठीक है, फिशेज़ एंड ऑल, इन सब पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो चिकन वगैरह खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। राइट? तो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब एनिमल्स की भी तो रियरिंग करी जानी चाहिए। रियरिंग का मतलब होता है पालन पोषण, यानी कि अगर आप चिकन खाते हो तो कोई इंसान ऐसा भी होगा जो चिकन को पालता होगा, उसकी केयर करता होगा, उसको शेल्टर देता होगा, प्रॉपर फूड मेडिसिन देता होगा। राइट? तो उसी को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर? तो पहला ये टॉपिक डालो, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। इसमें आप लिखोगे ये क्यों होती है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द मराइन फूड। ठीक है, फिशेस पे डिपेंडेंट है, तो कोई फिशेस का भी रियरिंग करता होगा, पालता होगा, उनकी देखभाल करता होगा। राइट? अगर कोई चिकन खाता है तो चिकन की कोई ना कोई देखभाल ज़रूर करता होगा। राइट? ओके, तो आप लिखो when animals are reared at home or in farm have to be provided proper food, shelter and care। ठीक है, आपको पता है कि जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे सब लोग अपने घर में कैटल्स रखते हैं। ठीक है, अगर आप मिल्क प्रोडक्शन से लेना चाहते हो तो काऊ का क्या किया जाता है? देखभाल की जाती है ना। काऊ, बफेलो, गोट, इन सब का देखभाल किया जाता है। राइट? तो होम घर पे भी हो सकती है ये चीज़, और फार्म लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पे। ठीक है, अब अमूल दूध आप पीते हो तो अमूल दूध पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो क्या वहाँ पे सिर्फ एक कैटल या दो कैटल्स होंगी? नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। अगर जानवरों की देखभाल लार्ज स्केल पे की जाती है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। क्लियर? शेल्टर, केयर, व्हेन दिस इज डन on large scale
It is known as एनिमल हस्बेंड्री, राइट। जब ये चीज़ें लार्ज स्केल पे की जाती हैं तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोल देते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं और वो प्रोडक्ट हमें किन से मिलते हैं, यानी कि सोर्सेज क्या हैं उनके, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिखा हुआ है, दैट इज़ मिल्क। आपको पता है मिल्क का सोर्स क्या है? सोर्स मतलब होता है वो चीज़ कहाँ से मिल रही है, उसको हम सोर्स बोलते हैं। तो मिल्क आपको कहाँ से मिल रहा है? काऊ, बफेलो, गोट, शी कैमल फीमेल कैमल को बोलते हैं, ठीक है। बाकी 3-4 और हैं जो हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फूड देंगे और यहाँ पे उनके सोर्सेस, राइट। तो फूड में क्या क्या चीज़ें हैं आपको पहला एनसीईआरटी में एक फिल करके दिया हुआ है, दैट इज़ मिल्क, राइट। तो मिल्क का सोर्स क्या है? काऊ, गोट, बफेलो, शी कैमल मतलब होता है फीमेल कैमल जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है प्रोडक्ट? आप सोचो हनी भी क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट ही है ना, हनी बी से मिलता है। तो सोर्स कौन हो गई? हनी बी, राइट। नेक्स्ट क्या सोर्स हो सकता है? एग, राइट। एग्स भी कहाँ से मिलते हैं हमें? एनिमल से मिलते हैं। तो एग का सोर्स कौन हो गया? चिकन और डक्स, ठीक है। डक्स के एग भी खाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? मीट हमें कहाँ से मिलता है? वही चिकन, गोट, राइट। फिशेस लिख सकते हो, राइट। तो इन सब से हमें क्या मिलता है? मीट मिलता है, फ्लैश मिलता है, क्लियर। तो ये है कुछ प्रोडक्ट्स और उनके सोर्सेज जिनसे वो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है उससे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हेडिंग डाल लीजिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपने कभी देखा होगा कि आप कभी आपने खेत देखे हो अगर, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो क्रॉप लगाई है उस खेत के अंदर, उसके अलावा भी कुछ प्लांट्स उसमें ग्रो कर रहे हैं, राइट। चलो फील्ड नहीं देखा, आप अपने छोटे से गार्डन की बात कर सकते हो, अपने छोटे से पॉटेड प्लांट की बात कर सकते हो। मान लो आपने गमले में एक पौधा लगाया, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना एक प्लांट लगाया सुंदर सा, ठीक है, राइट। कुछ दिनों बाद आपने देखा इस प्लांट के पास से ही इसी गमले में कुछ और छोटे छोटे से प्लांट निकल रहे हैं अपने आप ही। वो इस प्लांट के पार्ट नहीं है, अपने आप ही कुछ निकल रहे हैं, ठीक है। आपने उनको नहीं लगाया, तो ये प्लांट क्या हो गए? आपके लिए अनवांटेड हो गए। तो ये प्लांट कैसे हैं आपके लिए? अनवांटेड प्लांट्स, जो आपको नहीं चाहिए। तो यही अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड बोल देते हैं, ठीक है। कोई आपने खाली जगह देखी हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, खाली प्लॉट देखा हो, खाली जगह देखी हो घर के आसपास, तो आपने वहाँ पे कोई प्लांट नहीं लगाए, लेकिन फिर भी वहाँ बरसात के मौसम में कभी ना कभी वहाँ पे प्लांट्स कुछ ना कुछ ज़रूर रहते हैं, ठीक है। तो वो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो आपको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं। तो ये जो वीड्स होते हैं, अगर ये आपकी क्रॉप्स के साथ उग रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इनको वीड्स बोलेंगे। एंड दीज आर आप लिख सकते हो डेफिनेशन यहाँ पे पूरी वीड की। दीज आर अनवांटेड प्लांट्स
that grow and compete for nutrients with your crops. क्लियर? ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करेंगे, आपकी क्रॉप्स के साथ ग्रो करेंगे, प्लस आपने जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट डाले हैं ये हैं तो प्लांट्स ही ना, आपको ज़रूरत नहीं है इन प्लांट्स की, लेकिन ये हैं तो एक टाइप के प्लांट्स ही ना, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जब ये आपके प्लांट के साथ ग्रो करेंगे तो इनको भी न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा। ये भी क्या करेंगे, आपके प्लांट के साथ कॉम्पीट करेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये भी न्यूट्रिएंट्स लेगी, ये भी लेगी, और आपका प्लांट भी ले रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो भाई, आपने जितना न्यूट्रिएंट डाला है आपने अपनी क्रॉप्स के लिए डाला है, आप किसी और वीड को क्यों दोगे जो कि वो आपके काम का भी नहीं है वीड, राइट? तो न्यूट्रिएंट्स के साथ कॉम्पीट करते हैं जब आपकी क्रॉप्स के साथ ग्रो कर रहे होते हैं। क्लियर? ओके, फटाफट से नोट डाउन करो इसको। अब ये वीड्स अगर उग गए हैं, मान लो आपके खेत में आ गए, आपके फील्ड में आ गए क्रॉप्स के साथ, तो आप क्या करोगे? अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसको हैंड से उखाड़ के फेंक दोगे। पहला मेथड तो यही हो गया, राइट? हाउ यू विल गेट रिड ऑफ देम, आप इनसे छुटकारा कैसे पाओगे? तो अगर छोटे लेवल की बात करूँ तो आप इनसे सीधा सीधा पुल करके इन्हें अपने फील्ड से हटा दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इसी में, हाउ टू गेट रिड ऑफ देम या फिर रिड ऑफ फ्रॉम वीड्स। हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम वीड्स, वीड्स से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो उसके बहुत तरीके हो सकते हैं। पहला तो आपको क्वेश्चन बनाना मैं यहीं सिखा रही हूँ, आपको सीधा सीधा बोल दिया कि आपको वीड से छुटकारा कैसे पाया जाए। ठीक है, तो अगर ये मार्क्स में आता है आपके 2 मार्क्स में, पहले तो आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछा कितने मार्क्स का गया है। ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स का है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इसमें 2-3 रीज़न देके। ठीक है, बट अगर ये 3 मार्क्स का है तो उसमें आप एक बार समझा दो कि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, तो सपोज मैं करती हूँ ये ज़्यादा मार्क्स का है, दिस इज़ फॉर 3 मार्क्स, राइट? तो 3 मार्क्स का है तो इट मीन्स मुझे 3 या 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और वो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, यू हैव टू राइट जस्ट 3 पॉइंट्स, और वो आपको पैराग्राफ में कभी नहीं समझाने हैं। ठीक है, कभी भी अगर कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है, अगर उसके स्टेप्स हैं तो आप उसको पॉइंट में लिखो, स्टेप वाइज लिखो, कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना है आंसर। क्लियर? ओके, तो आप लिख सकते हो, आप लिखोगे वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स and to get rid of them following methods are used। तो पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड, weeds can be pulled out with hands। आप सीधा सीधा इन्हें हैंड से निकाल के अलग कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? कैन बी रिमूव्ड बाय खुरपी। ठीक है, कैन बी रिमूव्ड बाय खुरपी, खुरपी को आप शॉवल भी लिख सकते हो। ठीक है, शॉवल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? अब ये तो थी छोटे लेवल की बात। ठीक है, जहाँ पे लेवल मतलब फील्ड जो है छोटा है तो आप इजीली खुरपी की हेल्प से या फिर
आप हैंड से सीधा सीधा उसको निकाल सकते हो। लेकिन अगर बात करें बहुत बड़े फील्ड की, बड़े फार्म्स की बात करें, तो अगर आप ये दोनों मेथड्स उसमें यूज़ करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो आप क्या किया जाता है, सम केमिकल्स आर यूज्ड टू क्लियर द फील्ड फ्रॉम वीड्स से क्लियर करने के लिए फील्ड को कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D, ये पूरा एक नाम है केमिकल का। 2 कॉमा यानी कि 2 एक अलग केमिकल नहीं है, 2,4-D इज अ कंप्लीट नेम, ठीक है। नेक्स्ट इज एट्राजाइन, ये भी पूरा एक नाम है, एट्राजाइन। सो 2 ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है बड़े बड़े फार्म्स में वीड्स को ना उगाने देने का, ठीक है, वीड्स को हटा देने का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि वीड्स को कब हटाया जाए, ठीक है। आपको बताया कोई भी प्लांट है वो जब भी मैच्योर करता है तो उसमें सीड्स बन जाते हैं, राइट। कोई भी प्लांट है अगर उसको मैच्योर होने का टाइम दे दिया जाए तो उसमें सीड्स आ जाते हैं। जैसे आपकी क्रॉप्स में सीड्स आते हैं वैसे वीड्स में भी सीड्स आएंगे, ये भी तो एक तरह के प्लांट्स ही हैं। अगर इनमें सीड्स आ गए तो वो सीड्स वापस से उसी फील्ड में बिखर जाएंगे ना, तो ये तो और ज़्यादा नंबर में ग्रो करने लगेंगे आपकी क्रॉप के साथ, और ज़्यादा कंपटीशन करेंगे न्यूट्रिएंट का। तो इनमें फ्लावर या सीड बनने से पहले ही इन वीड्स को हटाया जाता है, या फिर स्टार्टिंग से ही इनको हटा दिया जाता है कि ग्रो ही ना करें। ये केमिकल ट्रीटमेंट जो होता है ये पहले से ही कर दिया जाता है ताकि वीड्स ग्रो ही ना हो आपकी क्रॉप्स के साथ, ठीक है। और एक और बात, ये जो केमिकल्स होते हैं इसका आपकी क्रॉप्स पे कोई भी असर नहीं होता है। अभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अगर केमिकल डाल रहे हैं तो हमारी क्रॉप्स भी तो ख़राब हो जाएंगे उस केमिकल से, नहीं। ये जो केमिकल्स हैं ये सिर्फ वीड्स को हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी क्रॉप्स को कोई भी हार्म नहीं करते। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट। प्रिवेंशंस, आप कुछ प्रिवेंशंस भी ले लेने चाहिए। जब भी आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो हमेशा बोला जाता है कि यू शुड टेक प्रिवेंशंस। तो जब भी जो फार्मर्स होते हैं तो प्रिवेंशंस क्या होंगे, प्रिवेंशंस में आप लिखोगे while spraying chemicals farmers should wear protective masks, ठीक है। फार्मर्स को हमेशा प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए, माउथ और नोज़ उनका हमेशा से कवर होना चाहिए, अदरवाइज़ उनकी अगर बॉडी के अंदर जाएंगे ये केमिकल्स तो हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स बचे थे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। फटाफट से आप क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस किस तरह करने हैं, फिर आप अपनी लैंग्वेज में खुद बनाओगे और फिर चेक करोगे वीडियो में कि जैसे मैंने बताया था आपने वैसे ही अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। क्लियर, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन टाइम, और क्वेश्चंस जितने भी हैं ये ज़्यादा नहीं है, 4 to 5 क्वेश्चंस हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, अगर आप क्वेश्चंस करना सीख गए, आप सारी चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको अच्छी तरह से समझ गए, तो देयर इज़ नो नीड टू गेट रट्टाफिकेशन, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपको क्वेश्चंस का आंसर बनाना आ जाएगा तो आप खुद से उसका आंसर बना लोगे। क्लियर, एक बार आपको चैप्टर क्लियर है तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा के आ जाए, आप उसका ईजीली आंसर बना पाओगे। क्लियर, तो नेक्स्ट इज क्विज टाइम। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जो डिफरेंशिएट बिटवीन
fertilizer एंड मैन्योर्स। ठीक है, आपको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस करना है। अब स्टूडेंट्स देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजर और फिर सारे पॉइंट्स उसके लिख दिए, फिर मैन्योर, फिर सारे पॉइंट्स उसके लिख दिए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको कभी भी डिफरेंस के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल बना के कि इधर फर्टिलाइज़र और इधर मैन्योर। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी इसी तरीके से। आपको हमेशा टेबल बना के पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, और पॉइंट्स को भी ट्राई करना कि जो पॉइंट आप इसके लिए दे रहे हो ना कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, तो इसके सामने वही पॉइंट लिखना कि वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते। ये नहीं कि आपने पहले यहाँ पे लिख दिया पहला पॉइंट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक और इसका लास्ट पॉइंट लिखा है आपने न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। नहीं, क्लियर? तो टेबुलर फॉर्म में होगे हमेशा। ठीक है, पॉइंट्स को जस्टिफाई करोगे, सेम जो यहाँ लिख रहे हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट इधर लिखोगे अगर डिफरेंस है तो। क्लियर? तो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हमेशा हमेशा टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर वीड्स? What are weed? How can we control them? How can we control them? अब आप क्या लिखोगे? Weeds are the unwanted plants. ये भी सही मेथड है, लेकिन टू बी मोर करेक्ट, जब आपके एक भी मार्क्स आप डिडक्ट नहीं कराना चाहते तो आप लिखोगे आंसर की फॉर्म में। यहाँ पे पहले डालोगे वीड विद अ हेडिंग, अंडरलाइन इट, या फिर कोई डिफरेंट पेन से लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद योर क्रॉप्स एंड दे compete फॉर द न्यूट्रिएंट्स। फॉर दिस आंसर दे आर लुकिंग फॉर, नॉट फॉर द अनवांटेड प्लांट्स। वो हमें भी पता है कि अनवांटेड प्लांट्स का वीड का मतलब ही अनवांटेड होता है। क्लियर? तो आप पूरा आंसर लिखोगे कि वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो with your crops in the field. They also compete for the nutrients with the crop. आपकी क्रॉप्स के जो भी न्यूट्रिएंट आपने डाले उसके साथ कंपटीशन करता है। क्लियर? हाउ टू कंट्रोल देम, हाउ वी कैन कंट्रोल देम, तो रिड ऑफ वाला ही ऑप्शन है। तो आप उसमें एक तो मैनुअल लिख सकते हो कि हाथ से पुल करके निकाल सकते हो, दूसरा आप केमिकल वाला भी डाल सकते हो, राइट? तो एक छोटी फील्ड के लिए पॉइंट हो जाएगा, एक बड़े फील्ड के लिए पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से। व्हाट इज इरिगेशन? व्हाट इज इरिगेशन? एक्सप्लेन मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन समझाना है। तो अगेन इरिगेशन हेडिंग डालोगे, आप लिखोगे सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड इज नोन एज इरिगेशन। क्लियर? फ्रॉम द सोर्सेज लाइक वेल, रिवर, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, एग्जाम्पल्स दीज आर। मॉडर्न मेथड्स में मैंने आपको बताए थे स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप मेथड यूज होता है। ठीक है, तो उनका भी आप लिखोगे देर आर टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर एंड सेकेंड वर्ड इज ड्रिप। तो फिर उनकी हेडिंग डाल के उनके बारे में एक एक लाइन लिखोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्रॉप प्रोडक्शन। एक्सप्लेन द स्टेप्स involved in crop production। क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे? अब स्टेप्स तो आप लिख सकते हो। पहला स्टेप क्या था? सॉइल प्रिपरेशन। सेकंड क्या था? सोइंग ऑफ सीड्स। थर्ड क्या था? एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ इज
इरिगेशन, फिफ्थ इज हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। ये सारे स्टेप्स थे, राइट? लेकिन उन्होंने बोला है एक्सप्लेन। तो आपको ये स्टेप लिखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सारे पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। सो दिस गोज फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। सारे स्टेप्स हैं आपके, 6 स्टेप हैं और हर एक स्टेप में आपको कुछ कुछ लाइन्स लिखनी है जो इम्पॉर्टेंट है उन पॉइंट्स के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हार्वेस्टिंग, नेम द इम्प्लीमेंट यूज्ड। डिफाइन हार्वेस्टिंग, नेम द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड। अब ये वर्ड आ गया आपके लिए इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स टूल्स। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है? वो आपसे क्या ही पूछ रहा है, हार्वेस्टिंग में आपने जितनी चीज़ें पढ़ी वहाँ पे क्या था, हार्वेस्टिंग होता क्या है, हार्वेस्टिंग किस टूल की मदद से की जाती है, यही सब था ना। तो इम्प्लीमेंट वर्ड वो अलग से कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इम्प्लीमेंट्स क्या थे? हार्वेस्टिंग आपको पता है, कटिंग डाउन ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। जब आपकी क्रॉप मैच्योर हो गए उसको कट करने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं, राइट? इम्प्लीमेंट्स क्या यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर यूज़ कर लेते हैं, सिंपल। हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग भी होती है, जब सीड्स को अलग किया जाता है शाफ्ट से, राइट? उसको थ्रेशिंग बोल देते हैं। क्लियर? तो ये सारे प्रोसेस आपको समझाने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने मैंने सिखा दिए। शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, देन यू विल गेट यूज टू इट, ठीक है? आप उसकी आदत डाल लोगे तो आपके लिए ईजी होता चला जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी लेकिन फाइनली ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? Okay students, you have to read this chapter thoroughly and you have to attempt the questions. Clear? Till then, stay safe at home. Bye bye.